हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि अगर हम धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड की रिएक्शन अम्ल या फिर जो हमारे पास क्षार थे उनसे कराते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो अपने पास पूरी वेब सीरीज़ है। ठीक, आप सीरीज जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर पे आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते जा रहे हैं। ठीक, चलिए, तो आज अपना हेडिंग रहेगा कि सभी अम्ल व सभी क्षारकों में क्या समानताएँ हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी का ये हेडिंग है, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। अब देखिए, इस टॉपिक से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग पिछली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हें पता है कि हम लोग हर क्लास में एक एक्टिविटी देख रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं जो कि हो ना हो अम्ल या क्षार से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि सभी अम्ल में क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि पानी में जाकर H+ आयन देते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो पानी में जाकर OH- आयन देते हैं। ठीक है, तो क्या सभी अम्ल में H+ होता है? क्या सभी अम्ल में, इसका मतलब कि सभी अम्ल में H+ आयन होना चाहिए और सभी क्षार में सर OH- आयन होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे, है ना, यानी कि एक्सपेरिमेंट से साबित करेंगे कि क्या सभी अम्ल में H+ आयन होता है कि नहीं होता है। इस बात का एक्सपेरिमेंट है जो कि हम अभी एनसीईआरटी के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक, अच्छा, एक बात हम ये जानते हैं कि जब इससे पहले हमने रिएक्शंस पढ़ी थी तो जब अम्ल की रिएक्शन, ठीक है, जब धातु के साथ हुआ करती थी तो हाइड्रोजन गैस निकलता था। ठीक, तो यहाँ से भी एक बात क्लिक करती है कि हो ना हो सर अम्ल में हाइड्रोजन गैस होती है, तभी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। ठीक है, तो वो सारी बातें हैं। चलिए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे लेक्चर्स देख चुके हो, इस वजह से मैं, है ना, चीज़ों को एक ही बार में बोल रहा हूँ जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा सीख पाए और फालतू की चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, हमारी और आपकी इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक है, जिससे कि हम लोग फटाफट समझ सकते हैं। ठीक, अगर आप नए हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो, स्टार्टिंग से आप लेक्चर देख लें। अगर यहाँ से देखना है तो आप यही वाला पार्ट देख लें बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल मज़ा आएगा। देखिए, अभी तक जितना भी कुछ हमने पढ़ा है उसमें अम्ल क्षार की बहुत कहानी पढ़ी है। ठीक, तो हमने सर ये पढ़ा था ना कि कोई भी जो अपना पदार्थ है, ठीक, जैसे कि HCl अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, अगर ये एक्वस फॉर्म में है, जलीय विलयन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि HCl का जलीय विलयन बना हुआ है। ठीक है, तब क्या होगा सर, ये अपना H+ एक्वस, यानी कि H+ एक्वस के फॉर्म में टूटता है और Cl- एक्वस के फॉर्म में टूट जाता है इस तरीके से। ठीक, तो जो ये पदार्थ है ये जलीय विलयन में जाकर H+ एक्वस यानी कि H+ एक्वस आयन देता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर एक्वस का मतलब जल में, यानी कि पानी में H+ आयन देता है तो हम बोलते हैं कि अपना एसिड है, ये अपना सर क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल की ये विशेषता होती है। अब देखिए, ऐसे ही हमने और भी रिएक्शंस पढ़ी थी, जैसे कि HNO3, है ना, नाइट्रिक एसिड अगर एक्वस का फॉर्म है तो सर कैसे ब्रेक हो जाएगा, है ना, H+ एक्वस प्लस NO3- एक्वस, है ना, यानी कि जो भी अम्ल है उसमें से मुझे H+ निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक, अगर हम लोग और एग्जांपल ले लें, जैसे कि H2SO4 एक्वस, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सर कैसे टूटता है, 2H+ एक्वस प्लस SO4 2- सल्फेट आयन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्वस, है ना, यानी कि मुझे दिख रहा है कि हर एसिड में H+ एक्वस के फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, अगर मैं एक आध दो और बता दूं आपको, तो हमने ये भी देख रखा है CH3COOH एसिटिक एसिड एक्वस। ठीक है, कैसे टूटता है सर अपना ये CH3COO- एक्वस में प्लस H+ एक्वस में, यानी कि इसने भी पानी में जाकर H+ आयन दे दिया। ठीक है, तो जो भी H+ आयन दे रहे हैं वो सब अपने एसिड है, ये सब अपने एसिड है। ठीक, तो एक बात जरा हम यहाँ से सीखते हैं, है ना, यानी कि हम ये बोलते हैं सर कि वे पदार्थ जो पानी में जाकर H+ एक्वस दे, H+ एक्वस, ठीक, इस चीज़ का मीनिंग क्या हम समझते हैं जरा, यानी कि H+ प्लस H2O, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, H+ हो गया अपना आयन, ठीक है, एक्वस का मतलब सर इस वाटर से, है ना, यानी कि जब पानी में अपना अम्ल H+ आयन दे देता है तब ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ना, देखिए ये H+ इस H2O के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो बना देगा सर H3O+, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया। ठीक, ये सर था क्या, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, हाइड्रोजन पे चार्ज है, इसे हम बोलते हैं सर हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं सर हम लोग, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड आयन है इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि सर हम ये बोल सकते हैं
कि ऐसे पदार्थ है ना जो वाटर में जाके H+ एक्वस दे या फिर हाइड्रोनियम आयन दे दे, सिंपल सा, समझे। यानी कि हम बोलेंगे वे पदार्थ जो पानी में जाकर, सर ये बता क्यों रहे हो, अभी समझ में आएगा, वे पदार्थ जो पानी में जाकर H+ एक्वस दे या फिर H3O+ दे दे, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं सर, इन्हें हम बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं हम, अम्ल, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन भी हमारे पास हुआ करता है, इस चीज़ का मीनिंग ये था, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर आपको हुई होगी, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, जैसे कि आप देखो KOH एक्वस का फॉर्म है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे ब्रेक हो जाएगा, यानी कि K+ एक्वस प्लस OH- एक्वस, है ना। यानी कि बेस में OH- होता है, यानी कि जो क्षार होते हैं उनके जलीय विलयन में अगर अपना पदार्थ है जलीय विलयन में जाकर OH- एक्वस देता है, इट मीन्स ये अपना क्षार था, ठीक है, क्षार था, ठीक। अब जैसे कि आप देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ठीक है, तो क्या बन गया सर, Na+ एक्वस यानी कि पानी में प्लस OH- एक्वस, ठीक है। यहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में जाकर Na+ और OH- आयन के रूप में टूटा है, ठीक है। आपको पता है ना, इससे पहले मैंने आपको बता रखा है शायद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में आयन का मीनिंग क्या होता है, हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स यानी कि आवेशित कण, दो प्रकार के आवेश होते हैं सर, धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज। तो आपको दिख रहा है कि NaOH के अंदर चार्ज पार्टिकल है, जब ये पानी में गया तो Na+ यानी कि धनायन, है ना, सोडियम कैटायन, है ना, और OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि निगेटिव वाले चार्ज में टूट जाता है, ठीक। यानी कि यहाँ से मुझे हर जगह ये अम्ल हो या फिर क्षार हो, अगर ये पानी में जाते हैं तो मुझे धनावेशित आयन या फिर ऋणावेशित आयन मिलता है, या फिर हम सिंपल से बोले तो मुझे आवेशित आयन मिलता है, यानी कि मुझे चार्ज पार्टिकल मिलते हैं, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल मदद करते हैं विद्युत धारा का फ्लो कराने में, यानी कि विद्युत धारा को बहाने में, ठीक। तो इसका यूज अभी हम करने वाले हैं, जरा आप एक और देख लें। अब देखिए जरा CaOH का होल ट्वाइस एक्वस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सर क्या बन जाएगा अपना, देखिए Ca2+ एक्वस प्लस 2OH- एक्वस, समझे, यानी कि कैल्शियम पे 2+ चार्ज और 2OH- एक्वस, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है, ठीक। अच्छा मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि NH4OH एक्वस, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो सर कैसे टूट जाएगा ये, NH4+ एक्वस में प्लस OH- एक्वस में, ठीक है। तो ये बन गया अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने ऑब्जर्वेशन बस इतना ही किया कि हर अम्ल में दिख रहा है कि H+ आयन निकलता है, यानी कि जो भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब जो भी अपना यौगिक है जो कि हाइड्रोजन युक्त यौगिक है, वो जब पानी में जाता है तो हाइड्रोजन निकाल देता है, हमें ऐसा लगता है ना। यानी कि जो भी अपना यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है वो पानी में जाने पर अगर इस तरीके से H+ चार्ज के फॉर्म में निकाल देगा तो ये अपना यौगिक अम्ल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है ना। तो हम ये बोलते हैं ना कि अगर एसिड होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, अगर अपना पदार्थ एसिड है तो यानी उसके पास हाइड्रोजन है, ठीक। दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन युक्त पदार्थ हमेशा अम्ल हो ऐसा नहीं, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई, यानी कि हाइड्रोजन युक्त पदार्थ एसिड हो ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन होगा, जरूर होगा, ठीक। चलिए अभी मैं इस बात को और आपको समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ से कुछ बातें मैंने आपके लिए और क्लियर कर दी, जैसे कि यहाँ पर जो ये लिखा है ना CH3COOH, ये अपना वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। सर कैसे पता चला, आगे चल के जब हम लोग और स्टडी करते हैं, बेसिकली ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, एक कार्बनिक वाला अम्ल है, इसी वजह से दुर्बल है। और ये सब हमारे पास सर मिनरल एसिड्स हुआ करते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने आपके लिए लिख दिया स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपके लिए और बता दूं, ये एक दुर्बल अम्ल है ना, इस वजह से यहाँ पर मुझे इस तरीके का एरो लगाना चाहिए, है ना, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी कन्वर्ट हो सकता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो S ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं ना, फर्स्ट या सेकेंड डे, वहाँ से मेरे पास हाइड्रोक्साइड्स जो बनते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो आपको दिख रहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये फर्स्ट या सेकेंड ए में आएगा, देखिए S ब्लॉक फर्स्ट ए, हाली ना कर अब से फरियाद, तो पोटेशियम आ गया, सोडियम भी आ गया।
बैगन है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, तो वहाँ पे कैल्शियम आ गया। यानी कि फर्स्ट डे सेकेंड डे वाले ग्रुप में से ही ये सभी एलिमेंट लिखे हुए हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड बनने वाले हैं ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी कि प्रबल क्षार होते हैं। ठीक, तो जो भी प्रबल होता है ना, प्रबल अम्ल हो या फिर प्रबल क्षार हो, उसके लिए हम लोग सिंगल एरो का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार ही कन्वर्जन हो रहा है। प्रोडक्ट अगर एक बार रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, अगर एक बार HCl H+ और Cl- आयन में टूट गया, इसे हम बोलते हैं कि डिसोसिएट हो गया, है ना, वियोजित हो गया, पानी में जाकर डिसोसिएट हो गया, टूट गया, वियोजित हो गया। ठीक है, तो दोबारा मुझे HCl नहीं मिलने वाला है, यानी कि ये रिएक्शन एक डायरेक्शन में चलती है, केवल फॉरवर्ड चलती है, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया तो बन गया, इसका उल्टा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इस केस में 100% डिसोसिएशन होता है, यानी कि HCl 100% टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा, यानी कि प्रबल वाले केस में। लेकिन वीक वाले केस में क्या है सर, वीक वाले केस में ना इसका अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि CH3COOH एसिटिक एसिड 100% नहीं टूटा है CH3COO- और H+ आयन की फॉर्म में। ठीक है, तो इस वजह से ये अपना दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब इस पर और भी चर्चा 11th-12th में होती है, फिलहाल जितना मैं बोल रहा हूँ इतने से हमारा 10th में काम चल जाएगा। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है सर, ये जो अपना एसिटिक एसिड है ना, ये अपना दुर्बल अम्ल है, और फर्स्ट डे सेकेंड डे वाले जो ग्रुप होता है S ब्लॉक, वहाँ के एलिमेंट से जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं वो सब सर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी कि यहाँ तक सर स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH NaOH CaOH का होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सर अमोनिया का जो खानदान होता है ना, जो अमोनिया के हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस होते हैं, ये वीक बेस है ना, तो ये सर वीक बेस है अपना, ये वीक बेस है। तो फिर से वीक वालों के लिए ना डबल एरो लगता है, कायदे से लगता है ना, फिलहाल अभी मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, लेकिन आप देखो डबल एरो है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे NH4+, यानी कि इसका मतलब सर क्या है, ये वीक बेस है, मतलब 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है, NaOH NH4OH 100% अपने आयनों में नहीं टूटा है। ठीक, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया सर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, इसका मतलब सिंपल सा यही है। ठीक है, तो फिलहाल जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई उससे हमने ये सीखा कि जितने भी एसिड होते हैं, अगर एसिड होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन है, ये बात पक्की है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड में है तो वो एसिड होगा, ये क्लियर नहीं है, मतलब कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक, ये सत्य नहीं है। ठीक, जैसे आप देखो, जैसे देखो आप C6H12O6, इसे बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज। क्या बोलते हैं सर, ग्लूकोज। ये अपना है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो आपको दिख रहा है ना, ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, तो क्या इसका एक्वा सोल्यूशन में, अगर मैं इसको एक्वा सोल्यूशन बना दूं तो क्या ये H+ आयन दे देता है क्या, तो ये H+ आयन देता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम अभी इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। ठीक है, अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो शायद यहाँ पे जगह हो या ना हो। ठीक, 5th वाला यहाँ दिखाता हूँ। जैसे आप देखो C2H5OH अल्कोहल है, ये C2H5OH अल्कोहल है। ठीक, चलिए इसको मैं अल्कोहल, देखिए दिख रहा है इसमें H है ना, हाइड्रोजन, लेकिन ये भी एक्वा सोल्यूशन अगर हम इसका लें तो ये यहाँ पर इस तरीके से ना H+ एक्वस के फॉर्म में नहीं टूटता है। ठीक है, चलिए तो भाई इस चीज़ को भी समझाता हूँ, यहाँ पे अभी रहने देते हैं, बताऊँगा अभी मैं आपको। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्लूकोज हो या फिर अल्कोहल हो, ग्लूकोज हो, ठीक है, या फिर अल्कोहल हो। ठीक है, अभी अपने लेवल पे, आगे चल के तो टूट जाता है। तो ग्लूकोज हो या फिर अल्कोहल हो, ठीक है, इनके अंदर भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन इनका जो एक्वा सोल्यूशन है, ये अपने एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन नहीं देते हैं, ठीक है। इस वजह से ग्लूकोज एंड अल्कोहल एसिड नहीं है, ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड नहीं है। ठीक है, 10th में हम यही बोलते हैं। एक्चुअल में ग्लूकोज तो एसिड नहीं है, लेकिन अल्कोहल के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, ये हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल जो अपने 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं होती है। और 10th के लिए हम ये बोल रहे हैं कि सर अल्कोहल में भी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, 10th के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या बोलेंगे सर, ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड नहीं है, क्योंकि ये वाटर में जाकर H+ आयन के फॉर्म में नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात, अगर अपने पास एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन होगा, बात पक्की है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है जो कि हाइड्रोजन युक्त है, तो हमेशा एसिड होगा, ये बात क्लियर नहीं है, यानी कि ये 100% सत्य नहीं है। ठीक है, और यहाँ से मैंने कुछ बातें आपको बताई इस बेस से रिलेटेड। तो ये एक वीक बेस है,
दुर्बल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको और समझा देता हूँ, तब हम उस एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। मैंने ये बोला ना, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है ना 10th क्लास के फिजिक्स में आप लोग पढ़ रहोगे कि विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है। जैसे कि देखिए कंडक्टर है, कोई चालक तार है, तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत धारा बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत धारा बहती है, ठीक। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, ठीक, अगर इस विलयन के अंदर आवेशित पार्टिकल है, आवेशित कण है, तो जो आवेशित कण है ना, आवेशित कण विद्युत धारा के फ्लो में मदद करते हैं, यानी कि विद्युत धारा को बहाने में सहायता करते हैं, ठीक। तो हम ये बोलते हैं सर कि अगर विलयन के अंदर आवेशित कण होगा तब उस विलयन में से विद्युत धारा फ्लो करेगी, उस विलयन में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, अगर किसी विलयन के अंदर आवेशित कण हैं तो, ठीक है। इस चीज़ को मैं अभी समझाता हूँ, है ना। ऊपर वाला पार्ट मिटाता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर अपने पास विलयन है, उसके अंदर आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है, तब उस विलयन में से सर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। ये फिजिक्स का नियम है ना। और जो विलयन था वो मेरे पास केमिस्ट्री है, ठीक। अब जैसे कि आपको पता है ना H2O, अगर हम लोग पानी में तार डाल दें, बाल्टी लेकर आए, इधर एक तार डाल दे, उधर से एक तार निकाले, ठीक है, इस तार में करंट फ्लो हो रहा है तो उधर वाले में भी विद्युत धारा बहती है ना, करंट फ्लो होता है, ये बात मुझे पता है, ठीक। तो इसका मतलब कि सर पानी के थ्रू विद्युत धारा बहता है, यानी कि पानी में मुझे करंट लगता है, ये बात आपको पता है कि पानी से करंट लगता है, ठीक है। तो पानी से क्यों करंट लगा सर? क्योंकि जो H2O है ना, H2O बेसिकली इस तरीके से H+ और OH- आयन के फॉर्म में रहता है ना। फिर से सर ये वाला एरो, मतलब कि H2O से H+ और OH- का फॉर्म भी बन सकता है और इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। इस दो एरो का मतलब यही होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, मतलब कि ये रिएक्शन सर फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है, ठीक। तो आपको दिख रहा है ना कि H2O H+ आयन प्लस OH- आयन के फॉर्म में है, यानी कि H2O के पास सर चार्ज पार्टिकल है, इसके पास अपने पास चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है? आवेशित कण है, आवेशित कण, इन्हें हम सर क्या बोलते हैं सर? आवेशित कण। और ये आवेशित कण विद्युत धारा को बहाने में मदद करते हैं, ठीक। तो चार्ज पार्टिकल अगर किसी यौगिक में होगा, किसी यौगिक के विलयन में होगा चार्ज पार्टिकल, तब उस विलयन में से विद्युत धारा फ्लो कर जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब देखिए आप, जितने भी अम्ल है या फिर जो भी क्षार है, इनके अंदर जब ये पानी में जाते हैं तो चार्ज पार्टिकल देते हैं। HCl H+ Cl- आयन दिया, चार्ज पार्टिकल तो दिया ना, चार्ज पार्टिकल दिया ना, यानी कि अम्ल और क्षार पानी में जाकर इसका जो जलीय विलयन होता है, इसके जलीय विलयन में सर चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी कि इन HCl यानी कि इस अम्ल या फिर क्षार के विलयन में से हम विद्युत धारा को फ्लो कराए तो करंट फ्लो करना चाहिए, करंट फ्लो करना चाहिए, और करंट फ्लो भी होता है, ठीक है। क्यों फ्लो होता है? क्योंकि सर चार्ज पार्टिकल है, ठीक। अच्छा, कोई ऐसा मैं कंपाउंड लेकर आऊँ, ठीक है, जो कि आयन के फॉर्म में नहीं टूटता है। मैं एक बात और आपके लिए जोड़ना चाहता हूँ, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो जल में जाकर अपने आयनों के रूप में टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। NCERT में इतना दिया नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य। तो सर विद्युत अपघट्य क्या हुआ? ऐसे पदार्थ जो पानी में जाकर, मतलब कि जो जल में जाकर अपने आयनों में टूट जाए। तो सर HCl पानी में जाकर अपने आयन्स में टूट गया। एसिड, इसका मतलब कि सर जो अपने एसिड होते हैं ना, एसिड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, वो एसिड जो है पानी में जाकर अपने आयन में टूट जाते हैं, ठीक। इसका मतलब कि HCl HNO3 यानी कि जितने भी एसिड, जितने भी बेस हैं, उन्हें मैं विद्युत अपघट्य बोल सकता हूँ, विद्युत अपघट्य, है ना। यानी कि सर अपना बेस भी एक विद्युत अपघट्य है, क्योंकि ये पानी में जाकर अपने आयन्स के फॉर्म में टूट जाता है, और इनके विलयन में से हम विद्युत धारा को प्रवाह करा सकते हैं, विद्युत धारा का हम लोग फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं कोई ऐसा कंपाउंड लेकर आता हूँ जो पानी में जाकर अपने आयन में नहीं टूटता है, जो पानी में जाकर अपने आयन में नहीं टूटता है, तो आयन्स में नहीं टूटेगा तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल भी नहीं है, तो जब आवेशित कण नहीं होगा तो उसके विलयन में से हम लोग विद्युत धारा का फ्लो नहीं करवा सकते हैं। ऐसा किस में होता है? कार्बनिक वाले यौगिक में। किसमें सर? कार्बनिक वाले यौगिक। जो भी हम लोग का एनर्जी ड्रिंक आता है ना, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोन डी है ना, जैसे कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बेसिकली अपना एक कार्बनिक यौगिक है। हम इसको और भी डिटेल से 11th-12th में पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, लेकिन 10th में जो अपना चैप्टर है ना, कार्बन एंड उसके यौगिक, तो वहाँ पर हम कार्बन के कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक। इसका मतलब कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो पानी में जाकर अपने आयन्स के फॉर्म में नहीं टूटते हैं, अपने आयन के फॉर्म में नहीं टूटते हैं, ठीक है।
जैसे ग्लूकोज है ना, वैसे कहे तो एसिटिक एसिड भी एक कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये आयंस के फॉर्म में टूट जाता है, तो अलग अलग यौगिक की प्रॉपर्टी होती है। तो आप इतना कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बता रहा हूँ ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज ध्यान रखना है कि ग्लूकोज पानी में जाकर अपने आयंस के फॉर्म में नहीं टूटता है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पर सर चार्ज पार्टिकल नहीं आया। जब चार्ज पार्टिकल नहीं होगा तो सर ग्लूकोज की विलयन में से विद्युत धारा फ्लो भी नहीं करेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब 10th के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में अल्कोहल दे रखा है। अल्कोहल भी अपना एक ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है ना, अपना ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है, यानी कि ये भी एक अपना कार्बनिक वाला विलयन है। तो अल्कोहल के विलयन में से भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि अल्कोहल के विलयन में जो अल्कोहल है वो अपने आयंस के फॉर्म में नहीं टूट रहा है, अपने आयंस के फॉर्म में नहीं टूट रहा है। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट आप ऐसा कर सकते हो, ठीक। जैसे कि हम लोग प्योर जो अल्कोहल है ना, जो हम लोग पीते हैं, वो बेसिकली एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो अब देखिए एथिल अल्कोहल के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग जनरल अल्कोहल लेकर चल रहे हैं, कोई भी अल्कोहल, ठीक। तो अल्कोहल भी जो अपना अल्कोहल है ये पानी में जाकर अपने आयंस के फॉर्म में नहीं टूटता है, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है। इट मीन्स अल्कोहल के विलयन में से हम लोग विद्युत धारा को प्रवाह नहीं करा सकते हैं, ठीक। तो यही अपना एक्सपेरिमेंट है जो मैं अभी आपको इसमें समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है कि जितने भी एसिड होंगे उस पर हाइड्रोजन होगा ही सही, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हाइड्रोजन युक्त अपना कंपाउंड हमेशा एसिड हो ये ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल ग्लूकोज और अल्कोहल, ठीक। और जितने भी बेस होंगे, बेस पानी में जाकर OH माइनस आयन देंगे, ठीक। और जितने भी एसिड और बेस हैं वो पानी में जाकर अपने आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक। और ये पानी में जाकर चार्ज के फॉर्म में रहते हैं, यानी कि आवेशित कण के रूप में रहते हैं। इस वजह से इनके विलयन में से हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करा सकते हैं, ठीक है। और हमने एक पानी वाला एग्जाम्पल भी लिया और हमने ये भी समझा कि H+ एक्वस को हम H3O+ लिख सकते हैं, है ना, यानी कि जो हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो अपना हाइड्रोजन आयन है, इसको हम लोग वाटर से रिएक्शन करवा के हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H+ एक्वस को हम H3O+ लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ से समझा, ठीक। चलिए, अब हम वो एनसीईआरटी का ना, वो एनसीईआरटी का मैं आपको दिखाते रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ पढ़ देता हूँ, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए, ठीक। तो ये अपना हाइड्रोजन आयन है, चाहो तो आप लिख सकते हो, ये अपना हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है आपको, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैं एक बार ज़रा चेक कर लूँ नीचे आ रहा है कि नहीं अच्छे से, ठीक है। तो सब कुछ सही है। अब आप देखें ज़रा, तो हम लोग बात कर रहे हैं अपना एक्टिविटी, यानी कि क्रियाकलाप 2.8 की, क्रियाकलाप 2.8 की, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? हाइड्रोजन युक्त यौगिक के अम्लीय गुण का अध्ययन करना, यानी कि हाइड्रोजन युक्त यौगिक के अम्लीय गुण का अध्ययन करना, ठीक है। अब जरा इसमें आप लोग समझ ले क्या क्या है, देखिए पढ़ लीजिएगा आप। सामग्री में क्या है? बीकर है, ग्लूकोज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, कील, बैटरी, ठीक है। कील, बैटरी, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर ग्लूकोज, ठीक। क्या है एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं थ्योरी आपके लिए पढ़ूंगा। पहले मैं एक्सपेरिमेंट समझा दूँ, फिर थ्योरी आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक। देखिए, एक्सपेरिमेंट ये है कि मुझे ये पता करना है कि अगर यौगिक के अंदर हाइड्रोजन होता है तो वो सर, अगर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर हाइड्रोजन युक्त यौगिक है, तो क्या हमेशा एसिड होगा कि नहीं होगा, इस बात का पता करना है, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, एक बीकर लेते हैं, ठीक है। समझिएगा, विजुअलाइजेशन है, मैं इमेज आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, इमेज, ठीक। बीकर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बीकर में क्या करते हैं हम लोग कि, है ना, 2 कील लेकर आते हैं, कील, और बीच में मेरे पास कॉर्क है ना। कॉर्क बेसिकली अपना एक कुचालक पदार्थ है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसमें हम लोग 2 कील को फंसा के रखे हैं, मतलब कि आप रबड़ टाइप समझ सकते हैं, रबड़, ठीक है। तो हमने बीकर लिया, बीकर में रबड़ लगाए जिसे हम कॉर्क बोल रहे हैं, इसमें हमने कील को फंसा दिया, कील को फंसा दिया, ठीक है। अब एक कील का, 2 कील था ना, एक कील से वायर निकाल के, दूसरे कील से वायर निकाल के एक 6 वोल्ट की बैटरी को दे दिया, प्लस माइनस, समझे। तो अपना ये बीकर के अंदर कील जो कि कॉर्क यानी कि जो रबड़ का टुकड़ा है उसमें ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से एक वायर पॉजिटिव को और एक वायर निगेटिव को और 6 वोल्ट की बैटरी से मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, अगर मैं इस कील में से करंट फ्लो कराऊँ तो ये तो सर कॉर्क में लगा हुआ है, कॉर्क तो सर कुचालक है, यानी कि इस कील में से दूसरे कील में करंट फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो सर कुचालक पदार्थ है, ठीक है। ये बात क्लियर है।
अब इस पूरे सेटअप में हम क्या करते हैं सर, एक एक करके विलियन भरना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने इस बीकर में क्या किया, HCl भर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया। तो जब हम HCl भर देते हैं तो हमने देखा कि अब देखिए मैंने यहाँ से निकाला ना वायर निकला, बैटरी से लगा, अब बीच में मैंने एक बल्ब भी लगा रखा है, बल्ब है ना, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है, बल्ब। तो क्या होगा, अगर यहाँ से करंट विलियन से होता हुआ कील में पहुँच जाएगा तो देखिए अब वायर के थ्रू इस तरीके से है ना जो अपने चार्ज होते हैं मूव करते हैं, है ना, आवेशित कण, तो सॉल्यूशन से होते हुए दूसरे कील में आएंगे। तो इस कील से होता हुआ जो चार्ज पार्टिकल दूसरे वायर में जाएगा, है ना, फिर अपने पास परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तब मेरे पास बल्ब चलता है। ठीक, तो हमें यही चीज़ देखना है। तो ये पूरा सेटअप हमने H2SO4 डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम देखते हैं कि सर बल्ब जलता है। जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो बल्ब जलता है ना, जाहिर सी बात है। क्यों जला? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड तो अपना एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका जो जलीय विलयन बना हुआ है, ये जलीय विलयन में H+ आयन के फॉर्म में रहता है और SO4 चार्ज के फॉर्म में रहता है ना। इसका मतलब कि जो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हैं, जो ये आवेशित कण हैं, ये आवेशित कण विद्युत धारा को एक कील से दूसरे कील की ओर लेकर गए और मेरे पास विद्युत धारा बही, मेरे पास पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ, तो मेरे पास बल्ब जल गया। ठीक है, दिख रहा है एक्सपेरिमेंट। अब सेम हम क्या करते हैं, हमने अब क्या H2SO4 निकाला और HCl डाल दिया, तो अब देखते हैं क्या बल्ब जलता है। हाँ, बल्ब फिर भी चला, क्योंकि HCl भी अपने पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। HCl जब पानी में जो इसका जलीय विलयन है, इसमें ये H+ और Cl- के फॉर्म में है। H+ Cl- आवेशित कण हैं जो कि विद्युत धारा को फ्लो करा रहे हैं एक कील से दूसरे कील की तरफ, है ना। समझ रहे हो ना आप? कील के नीचे से विद्युत धारा नहीं जा सकती है, क्योंकि नीचे कॉर्क लगा हुआ है और कॉर्क रबड़ का टुकड़ा है जो कि कुचालक है ना। यानी कि एक कील से दूसरे कील के बीच में जो अपना विलयन भरा हुआ है ना, उसमें जो चार्ज पार्टिकल उनके थ्रू विद्युत धारा फ्लो कर रही है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो एक एक करके हमने अलग अलग विलयन टेस्ट किए, यानी कि हमने HCl डाला तो सल बल्ब जला, H2SO4 मैंने डाला तो बल्ब जल गया। ठीक है, अब फिर हम इसमें ग्लूकोज डाल दिए। ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है, जब मैंने ग्लूकोज भर दिया उस विलयन में तो बल्ब नहीं जलता है। ग्लूकोज भर दिया तो बल्ब नहीं जलता है, तो इसका मतलब साफ साफ ये बात प्रूफ होती है कि ग्लूकोज का जलीय विलयन में आयन है ही नहीं, यानी कि ग्लूकोज जलीय विलयन में जाकर आयन्स के रूप में नहीं टूटता है, क्योंकि आयन नहीं है, इस वजह से विद्युत धारा फ्लो नहीं करी, तभी बल्ब नहीं जला। ठीक, अब की बार मैंने क्या किया सर, अल्कोहल डाल दिया। ठीक है, तो अल्कोहल डालने पर भी सर बल्ब नहीं जला। बल्ब नहीं जला, बल्ब नहीं जलने का रीज़न, क्योंकि मेरे पास विद्युत धारा फ्लो नहीं की। फ्लो क्यों नहीं की? क्योंकि चार्ज पार्टिकल नहीं था विलयन में, और अल्कोहल, इसका मतलब कि अल्कोहल जलीय विलयन में जाकर चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में आवेशित कण के रूप में नहीं टूटता है। ठीक, तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि हर हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अम्ल है तो उसके अंदर हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं अब एक बार आपके लिए बस पढ़ूंगा। ठीक, अब आप देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको सब समझा दिया है। अब देखिए भाई, ग्लूकोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिया विधि आप देखो, ग्लूकोज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अल्कोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो विलयन बन गया बीकर में। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 10 मिली के बीकर में रख देते हैं। तो भाई कॉर्क यानी कि जो अपना रबड़ का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 कील को लगाकर हमने इसमें 10 ml तक विलयन भर दिया। ठीक है, चित्र के अनुसार देखो आप, कीलो को 6 वोल्ट की बैटरी से 2 टर्मिनल के साथ एक बल्ब स्विच के माध्यम से जोड़ देते हैं। यानी कि अब कील की जो 2 टर्मिनल है, इसको हम लोग बैटरी के 2 सिरों के साथ स्विच और बल्ब के साथ जोड़ दिया। ठीक, अब बीकर में थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का जलीय विलयन, है ना। तो अब बीकर में हमने HCl डाला, अब देखा कि विद्युत धारा बहती कि नहीं बहती है, और इससे पहले मैंने आपको सारी कहानी समझा दी है कि क्या होने वाला है। ठीक, इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हमने देखा कि बल्ब जला कि नहीं जला, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ देखा कि क्या हुआ। ठीक, अब प्रेक्षण को नोट करते हैं, ऑब्जर्वेशन को नोट करते हैं। इन प्रेक्षण को अन्य विलयनों जैसे, अब इसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग ग्लूकोज अल्कोहल के साथ अलग अलग दोहराते हैं और ऑब्जर्वेशन को नोट करते हैं। ठीक है, क्या बल्ब प्रत्येक स्थिति में जलता है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज वाली और अल्कोहल वाली स्थिति में बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल पानी में जाकर इनके जलीय विलयन में ये अपने आयंस के फॉर्म में नहीं टूटते हैं, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई भी आवेशित कण नहीं है, तो मेरे पास विद्युत धारा फ्लो नहीं की, तो बल्ब नहीं जला। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है। ठीक, चलिए अब ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। जब बीकर में तनु HCl या फिर H2SO4 लेते हैं तो बल्ब जलता है। तो तनु HCl या फिर H2SO4 ले तो बल्ब जलता है। क्यों जला, मैंने आपको बता दिया।
तो बल्ब जलता है। लेकिन ग्लूकोज या अल्कोहल का विलयन लेने पर बल्ब नहीं जलता है, ग्लूकोज या फिर अल्कोहल का विलयन लेने पर बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। अब निष्कर्ष, रिजल्ट में अब इसी बात को लिखेगा, ये पूरे थ्योरी में वही बात लिखी है कि ग्लूकोज और जो अल्कोहल था ये जल में जाकर आवेशित कण के रूप में नहीं टूट पाता है, जबकि HCl, H2SO4 या फिर और भी अपने जो एसिड हैं वो पानी में जाकर आवेशित कर देते हैं। अब आवेशित जो कण है वो विद्युत धारा को ले जाने में सहायता करते हैं, तो मेरे पास बल्ब जल जाता है। ठीक है, अब जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी बल्ब जलता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। निष्कर्ष मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इस क्रियाकलाप द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि अम्ल विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया है बस आपके लिए पढ़ रहा हूँ एक बार, NCERT की बातें। ठीक, अब देखिए, जो विद्युत का चालन करते हैं तो H+ आयन की वजह से विद्युत का चालन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। ठीक, तथा जिस कारण बल्ब जलता है, बल्ब जल गया। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज विलयन में H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वाला है इसलिए बल्ब नहीं जलता है, अर्थात विद्युत चलन नहीं होता है। यानी कि ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में विद्युत चलन नहीं होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक हैं। कौन? ग्लूकोज और अल्कोहल। ठीक, अम्लों में धनायन H+ आयन तथा ऋणायन भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस उत्पन्न करता है, यानी कि अम्ल विलयन में H+ एक्वस उत्पन्न करता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है, यानी कि अम्ल का जलीय विलयन में H+ आयन है, इस वजह से सभी अम्ल का फॉर्मूला तो अलग है लेकिन उनके गुणधर्म समान है, क्योंकि सभी अम्ल पानी में जाकर H+ एक्वस ही देते हैं, यानी कि H+ एक्वस आयन ही देते हैं, इस वजह से इनके गुणधर्म समान है। मेरे ख्याल से क्लियर है। तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराने पर विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है। यानी कि देखा, अब हमने इसमें क्षार डाला NaOH, KOH, COOH का होल ट्वाइस, तो क्षार में भी तो सर पानी में जाकर आयंस के फॉर्म में टूटते हैं। तो अब की बार जो OH- आयन, ये जो चार्ज पार्टिकल है, K+ आयन, ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये पार्टिकल हेल्प करेंगे विद्युत धारा का फ्लो करवाने में। बेसिकली निगेटिव चार्ज पार्टिकल हेल्प करता है। ठीक, तो मैंने क्या बोला सर कि क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराने पर विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है, जिससे पता चलता है कि NaOH, CaOH का होल ट्वाइस में OH- आयनों के साथ कुछ H+ आयन भी H+ आयन भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो विलयन में विद्युत का चालन करते हैं ना, यानी कि जो अपने क्षार होते हैं वो OH- आयन की वजह से विद्युत का चालन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, फ्लो करवाते हैं। ठीक, इससे यह ज्ञात होता है कि क्षारक विलयन में H+ आयनों की तुलना में OH- आयन एक्वस उत्पन्न होते हैं, है ना, यानी कि क्षार में OH- आयन एक्वस उत्पन्न होता है, जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। तथा इसी कारण उनका गुणधर्म क्षारीय होता है। ठीक है, यानी कि जो अपने क्षार हैं वो सभी क्षार जलीय विलयन में जाकर OH- एक्वस दे रहे हैं। अब सभी क्षार का अलग अलग फॉर्मूला है, क्यों? ये भी क्षार, ये भी क्षार, ये भी क्षार, फॉर्मूला तो अलग अलग है ना, लेकिन पानी में जाकर सिमिलर सा काम कर रहे हैं, OH- आयन एक्वस दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी क्षारों के गुणधर्म में समानता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी यहाँ तक तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो आज हमने ये बात बहुत ही अच्छे से समझ ली। मैं एक पार्ट और आपको पढ़ाने वाला था, लेकिन दरअसल समय अब है नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये जो पूरी कहानी है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सी चीज़ें इसमें नोट करने वाली थी कि चार्ज पार्टिकल की वजह से विलयन में से विद्युत धारा फ्लो करती है। ठीक है, ऐसे यौगिक को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक, सारी बातें आप लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपको चार्ट जो अपना डायग्राम दिखाया, इसको दिखा के मैंने बहुत सी चीज़ें आपको समझा दी, और यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ों का आइडिया लगा होगा। और एक आइडिया यहाँ से भी लग गया कि सर अपने पास दुर्बल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, दुर्बल क्षार भी है, प्रबल क्षार भी है। फिलहाल अभी अपने लिए NH4OH है, वीक बेस है, दुर्बल क्षार है, और एसिटिक एसिड अपना दुर्बल अम्ल है। ठीक, और हमने देख लिया कि ग्लूकोज और अल्कोहल के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, लेकिन अगर कोई अपना सॉल्ट हुआ, लवण भी बनता है ना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है, तो लवण भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी वजह से भी सर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे NaCl अपना लवण होता है, सॉल्ट होता है, तो आपने देखा होगा कि अगर पानी मेरे पास है तो पानी में से H+ आयन, OH- आयन है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, करंट फ्लो होता है। ठीक, अगर इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो NaCl की वजह से चार्ज पार्टिकल और बढ़ जाते हैं, यानी कि पानी में नमक डालने पर पानी की जो इलेक्ट्रिसिटी थी, जो कंडक्टिविटी थी, चालकता बढ़ जाती है, यानी कि अब और भी तेज़ी से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो जो सॉल्ट होते हैं, तो इस वजह से सॉल्ट का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए करते हैं, सॉल्ट के विलयन का प्रयोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपके लिए क्लियर है।
ठीक। और ये एक्सपेरिमेंट जो था ये भी क्लियर है, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।